यस, गोइंग अहेड। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, फिर आप लोगों को मैं होमवर्क दे देता। ड्यूरिंग द ईयर क्या बोल रहे हैं वो, 2012-13 राज लिमिटेड और sued by competitor, sued मतलब अपने पर केस डाली थी किसी ने, by competitor for 15 लाख फॉर इंफ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। अपने ऊपर ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट मतलब ट्रेडमार्क किसी का इस्तेमाल करना, कॉपी करना, उसके लिए अपने ऊपर लोगों ने केसेस डाली हुई थी और 15 लाख रुपए का अपने ऊपर सामने वाले ने दावा डाला था यहाँ पे कोर्ट के अंदर। Based on the advice of the company's legal counsel, Raj Limited provided for a sum of 10 lakh in the financial statement for the year ended 31/3/13। लीगल काउंसिल ने बोला था कि हमको शायद 10 लाख रुपए देना पड़ेंगे, तो मैंने 10 लाख रुपए का प्रोविजन बना के रख दिया था। On 18/5/2013 the court decided in favor of party alleging the infringement of trademark। तब अपने कॉम्पिटिटर के फेवर में पार्टी ने डिसाइड किया, कोर्ट ने डिसाइड किया और अपने को 14 लाख रुपए देने के लिए बोला है। The financial statements were prepared on 30/4/2013 and approved by BOD on 30/5/2013। ठीक है, क्या ये EOEBD है क्या? पहली बात आप लोगों को देखना चाहिए, ये बैलेंस शीट डेट के बाद में कुछ ऑर्डर आ रहा है कोर्ट का। हाँ, बैलेंस शीट डेट के बाद में आ रहा, 31 दिन के बाद में और 30/5 के पहले। तो यस, इट इज एन इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। क्या इसको एडजस्ट करना चाहिए क्या? हाँ, क्योंकि पहले से अपने को भी पता था कि अपना नुकसान होने वाला है। अपने लीगल काउंसिल ने पहले ही बोल दिया था 10 लाख, अब 10 लाख के बदले अपने को 14 लाख देना पड़ रहा, तो मुझे 4 लाख रुपए और एडजस्ट करना पड़ेंगे। टोटल मुझे 14 लाख का प्रोविजन करना पड़ेगा, 10 लाख का पहले से कर दिया हूं तो 4 लाख का एडिशनल प्रोविजन करना पड़ेगा। तो ये एडजस्टिंग इवेंट है, समझ में आ रहा? क्योंकि ये एडजस्टिंग इवेंट इसलिए है, ये एडजस्टिंग इवेंट इसलिए है क्योंकि कंडीशंस वेर ऑलरेडी प्रेजेंट एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। समझ में आ रहा है? कंडीशंस वेर ऑलरेडी प्रेजेंट एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, तो आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 वही गोइंग कंसर्न वाला है, डबल से। ठीक है, ये भी गोइंग कंसर्न है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स लिमिटेड इन्वेस्टेड 100 लाख इन बाय इन अप्रैल 2010 बट negotiation had started in January 2010 as per AS4, in which financial year XY should account for the investment। निगोशिएशन चालू रहना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी बहुत जगह 10 जगह निगोशिएशन चालू रहता है एक्विजिशन के लिए, तो क्या 10 के 10 आप लोग फाइनल हो गए तो सबका सब ये ईयर में ले लेंगे कि पिछले वाले? नहीं, ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। समझ में आ रहा क्या? निगोशिएशन मतलब मेरी बात चालू है 10 कंपनी से कि कौन आता मेरे प्राइस के अंदर, ठीक है? तो क्या 10 के 10 कंपनी मैंने एक्वायर कर ली तो क्या पिछले साल की इवेंट हो गई क्या? नहीं, ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। Negotiation does not amount to condition। पक्का हो गया कि लेना है? नहीं। As there are no condition existing on the balance sheet date, it is a non-adjusting event, does not require any adjustment to assets as of 2010। It should record the investment in 10/11। Okay। ओके, चलो ठीक है। हाँ, ये देखो, एक मैंने कल सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कल आपको एक चीज बताई, समझ में आ रहा है? कौन सा एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब क्या रहता कि आप असलियत के ऊपर जाओ, सिर्फ फॉर्मेलिटी के ऊपर मत जाओ। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म के अंदर अपन ने कल देखा था, वैसे ही तरीके का एक और एग्जांपल यहाँ पे आता है, इंपॉर्टेंट है। Bottom Limited entered into a sale deed for purchase of building in January 2011, but registration was done with the registrar on 30/4/2011। जनवरी में ही सेल डीड में अपन एंटर हुए थे, लेकिन कुछ तो भी प्रॉब्लम बाकी था, रजिस्ट्रेशन बाकी था। रजिस्ट्रेशन फाइनली कब हुआ? 30/4/2011, बैलेंस शीट डेट के बाद में। इन विच फाइनेंशियल ईयर एक्स लिमिटेड शुड अकाउंट फॉर द बिल्डिंग। आपने बिल्डिंग को अकाउंट करना चाहिए 2010-2011 के लिए। क्यों? सब्सटेंस ओवर फॉर्म, आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन उसका करना बाकी था, आपका वैसी सारी फॉर्मेलिटीज ऑलरेडी 10/11 के अंदर ही पूरी हो गई हुई थी, 11/12 में नहीं। तो आप लोगों ने इसको 10/11 के अंदर लेना चाहिए, गुड्स के अंदर। As per AS4, assets and liabilities should be adjusted for events occurring after balance sheet date that provide additional evidence to the condition existing on the balance sheet date। Already 31/3 को अपनी conditions existing थी। Looking at the substance of the transaction, the agreement was concluded in January 2011
एंड रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पस। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना बाकी था, पूरी बाकी चीजें ऑलरेडी हो गई भी थी। Sale of immovable property was concluded before approval by the board. This is clearly an event occurring after balance sheet date. Agreement to sale was entered into before balance sheet date. मेरे को एक बात बताओ, एग्रीमेंट टू सेल मतलब आप मान में विसार चिट्ठी रहती, विसार मतलब एग्रीमेंट टू सेल, सेल डीड नहीं, एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल पहले हो गया था, सेल डीड बाद में हुई। इसका एग्रीमेंट टू सेल हो गया था मतलब क्या हो गया, विसार पहले हो गया था, सेल तो नहीं था। सेल सिर्फ रजिस्ट्रेशन 30/4 को है, ठीक है। तो आपने इसको 10/11 में ही लेना चाहिए। इसके अंदर किसको प्रॉब्लम है क्या, एक बार पढ़ लो इसको शांति से, अच्छा क्वेश्चन। इसको कुछ डाउट होगा तो पूछो। यस, गोइंग अहेड। अब बाकी के जो भी क्वेश्चंस बाकी है ना, आप लोग देखो, और जो भी नहीं समझेगा प्लीज लेट मी नो। पूरे क्वेश्चन सब आप लोग देख सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू क्वेश्चन नंबर 20। पूरे के पूरे आप लोग देखना चालू करो, जो भी नहीं समझेगा प्लीज लेट मी, ठीक है। और अभी अभी अब मैं स्टार्ट कर रहा नया वाला एएस नंबर 5, ठीक है। 1 मिनट दो सिर्फ मुझे। एक्सक्यूज मी सर। सर यस, देखो अंदर जाने से पहले अपन 2-3 बातें डिस्कस कर लेते हैं। कैसा हो गया, अभी अपन जो देख रहे थे, अभी अपन लोग जो देख रहे थे ना, एक सिंपल डायग्राम से मैं बता था आपको, कल भी अपन लोगों ने देखा था कि कैसा रहता। अभी आप लोग जो देख रहे थे, चीजें जो देख रहे थे, आप ईओईपीडी जो एस4 अपन लोगों ने देखा अभी, वो क्या हो जाता था बैलेंस शीट डेट के बाद। मतलब कि जैसे यहाँ पे बैलेंस शीट डेट है, बैलेंस शीट डेट क्या है आपकी 31/3, 31/3 के आगे के जो मैटर है दैट इज कवर्ड अंडर एएस नंबर 4, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, EOABD, ठीक है। ये तो क्या हो गया 31/3 के बाद वाले मैटर जो कि अपन लोग कवर करते हैं 31/3 के अंदर, जिसको आप लोग बोलते हैं EOABD। अब 1/4 से लेकर 31/3 तक के जो मैटर है, मतलब इतने जो मैटर्स है, अब इसके लिए कौन सा एएस है, एएस नंबर 5। मतलब ये साल के दौरान होने वाले सेल, ये साल के दौरान होने वाले सेल, परचेस, लेवा बेची, एसेट्स खरीदना बेचना, कुछ भी जो फायर हो गया, वो हो गया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, सैलरी है, वेजेस है, सारे 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 जो भी आइटम्स है दैट आर ऑल कवर्ड अंडर एएस 5। समझ में आ रहा है। तो इसके बाद 31/3 के बाद में एएस 4 चालू हो जाता है। 31/3 के पहले जो भी जो यूजुअल आइटम्स है, ऑर्डिनरी आइटम्स है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, वो सारे यहाँ पे कवर होने वाले हैं। तो एएस 5 साल के लिए, एएस 4 साल खत्म होने के बाद के लिए, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। एएस 4 बाद में, साल खत्म होने के बाद में एएस 4 चालू होगा, और जब साल चालू रहता है जब एएस 5 चालू होगा, ठीक है। साल के दौरान होने वाले सारे इवेंट्स यहाँ पे कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड द चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। एक एक बात देखते हैं अपन लोग। पहले अपन लोग देखेंगे नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। ये साल के सारे यूजुअल आइटम्स, ये साल के पूरे ऑर्डिनरीज और एक्स्ट्राऑर्डिनरीज और एक्सेप्शनल आइटम को पहले अपन लोग देखने वाले हैं। ये साल के दौरान मतलब 1/4 से 31/3 के बीच में होने वाले सारे के सारे कार्यक्रम, ठीक है। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज मतलब कि ऑफकोर्स रेगुलर एक्टिविटीज जो भी रहती है, जिसके लिए आपका बिजनेस जाना जाता है, जिसके लिए आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, परचेसिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, ये सब इसके अंदर आता है। जैसे हमारा ट्रेडिंग का काम है, तो जो भी सेल कर रहे हैं आप लोग, परचेस कर रहे हैं, वो सारे इसके अंदर आने वाले, सैलरी इसके अंदर आने वाले, वेजेस इसके अंदर आने वाला है, ठीक है। ये सब इसके अंदर आने वाला है। जो भी आइटम्स आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग करो, परचेसिंग, सेलिंग, परचेसिंग, ये सब बातें इसके अंदर आने वाली है। These activities arising in the normal course of business and are frequently occurring. ये बार बार रिकर होते रहते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रहती है। जैसे ट्रेडिंग के अंदर परचेस आप तो 1000 बार करेंगे, सेल 1000 बार करेंगे, सैलरीज हो गया, वेजेस हो गया, ये सब चीजें बार होती रहती है। तो ये तो क्या यूजुअल आइटम है, तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखती है,
ठीक है, डिस्क्लोजर क्या डिस्क्लोज करना है? नेचर एंड अमाउंट ऑफ सच आइटम शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली व्हेन आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस विद इन द प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी आर ऑफ सच साइज नेचर इंसिडेंस दैट द डिस्क्लोजर इज रिलेवेंट टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब क्या हो गया, कुछ चीजों को अपन लोग प्रॉफिट एंड लॉस में बताते समय क्लब करते, कुछ चीजों को आप लोग अलग अलग रखते, कुछ चीजों को अलग अलग रखते, कुछ चीजों को आप लोग क्लब करते। अब कैसा करते हैं, देखो क्लब कब करना और अलग अलग कब रखना। क्लब कब करते आप, इन मटेरियल चीजें रही, जैसे स्टेशनरी का खर्चा है 100 रुपए, उसको आप अलग से बता देंगे क्या? नहीं, कोई तो भी शॉप एक्सपेंस के अंदर आप उसको ऐड कर देते। हाँ, परचेस हो गया, सेल हो गया, ऑडिट फीस हो गई, लीगल फीस हो गई, सैलरी हो गई, ये अलग अलग आपको रखना जरूरी है क्योंकि इनका साइज नेचर इंसिडेंस ज्यादा रहता है। छोटे मोटे खर्चों को अपन लोग क्लब कर देते, बड़े बड़े खर्चों को, बड़े बड़े इनकम को आप लोग अलग अलग बताते हो। तो आप लोगों को कब डिस्क्लोज सेपरेटली करने का है, अगर उनका नेचर साइज इंसिडेंस बड़ा है, छोटे छोटे आइटम्स है तो यू कैन क्लब देम। ये अपन ऑर्डिनरी जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाते ना, उसके अंदर की तो सारी बातें। ऑर्डिनरी प्रॉफिट एंड लॉस मतलब जो पीएनएल आप लोग रोज बना रहे कंपनीज एक्ट के अंदर, समझ में आ रहा है? जो भी पीएनएल आप लोग रोज बना रहे, उसके लिए जो भी एक्टिविटीज अपन लोग कर रहे, जो भी प्रॉफिट कमाने के लिए अपन लोग एक्टिविटीज करते हैं, वो सारी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज कहलाती है। और मेन बात इन्हें क्या हो गया, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज जो ये बार बार होती है, जैसे सेल, परचेज, सैलरी, वेजेस, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, ये सब जो चीजें हैं बार बार होने वाली चीजें हैं। छोटे छोटे खर्चे होंगे तो क्लब कर डालो, बड़े बड़े खर्चे होंगे, बहुत बड़े बड़े अमाउंट के होंगे, बहुत बड़े उनका इंसिडेंस होगा, मतलब बहुत इंपैक्टफुल रहेंगे, इंसिडेंट वाले रहेंगे, तो उसको आपने अलग से रखना चाहिए। इस तरीके से पीएनएल बनाओ कि उसका परफॉर्मेंस एंटिटी का एक्सप्लेन कर सके। समझ में आ रहा? तो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज मतलब रेगुलर एक्टिविटीज है जिसके लिए कंपनी चल रही है, जिसका नाम कंपनी के कारण है, जिसके कारण कंपनी है, रेगुलर है, रिकरिंग है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा। ठीक है, अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब क्या, जो कि ऑर्डिनरी नहीं है या फिर जो रिकरिंग नहीं है, एक आधे बार होता है। समझ में आ, जैसे भूकंप हो गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कुछ ही, हाँ भूकंप हो गया, आग लग गई, समझ में आ रहा है? ये सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, भूकंप हो गया, आग लग गई, बाढ़ आ गई, ये सब चीजें आप लोगों की एक्स्ट्राऑर्डिनरी में रहने वाली है। They are not expected to recur frequently, regularly. Classification of item is based on the nature, but not on the frequency. Attachment of property of the enterprise or an earthquake. Attachment मतलब कंपनी ने हमारी इनकम टैक्स वालों ने हमारे यहाँ पे रेड मार दी, सील कर दी प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं अटैचमेंट। ठीक है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द एंटरप्राइज और एन earthquake. These events may be extraordinary for an entity and not for another entity. किसी के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकते, किसी के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रह सकते। समझ में आ रहा है? डिपेंड फ्रॉम एंटिटी टू एंटिटी। एग्जांपल, earthquake, floods are extraordinary item for many entities, but it is not for the insurance company, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो earthquake और फ्लड का ही तो इंश्योरेंस निकालते हैं। समझ में आ रहा है? तो उनके लिए ये चीज नहीं है, लेकिन बाकी इंश्योरेंस कंपनी के अलावा, इंश्योरेंस कंपनी के अलावा सारे कंपनीज के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम रहने वाले हैं। इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्यों नहीं? क्योंकि उनका बिजनेस ही तो उसके ऊपर, earthquake और फ्लड के ऊपर, चोरी के ऊपर। समझ में आ रहा है? ओके, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अलग से बताना पड़ता। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू फ्लड। समझ में आ रहा? लॉस ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसको आपको अलग से बताना जरूरी है। इसको कोई भी दूसरे आइटम में क्लबिंग अलाउड नहीं है। नो क्लबिंग, नो मिक्सिंग इन एनी अदर आइटम, शुड बी 100% डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। इसको कोई भी आइटम के साथ में मिक्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स पढ़ो तो आप इतना। सर सर हाँ बोलो श्रीहरि। सर कोविड की वजह से अभी ये नुकसान हुआ है, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में भी क्लब होगा, मतलब डिस्क्लोज किया जाएगा क्या? अगर आपका ऐसा कुछ नुकसान हो रहा होगा कोविड के कारण, लॉकडाउन के अंदर अगर आपको कुछ नुकसान हुआ होगा तो, अब नुकसान क्या हुआ होगा कोविड के दौरान आपका, बताओ तो क्या नुकसान हुआ कोविड के दौरान आपका? सर दुकान बंद रहते तो नुकसान होता है ना। अरे तो क्या फिर जो सेल नहीं हुआ उसको अब आप नुकसान करेंगे बोलेंगे क्या? नहीं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है। आपका सेल ही नहीं हुआ, नुकसान क्या हुआ आपका? स्टॉक पड़े हुआ था, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है वो। अर्थक्वेक फ्लड में क्या होता है मालूम है कि स्टॉक खराब हो जाता है, बर्बादी हो जाती है, दुकान फूट जाती है। कोरोना में कितनी दुकान टूटी आपकी? कितना स्टॉक खराब हुआ, कितना फायर से खराब हुआ, कितना पानी भर गया तो दुकान में? कुछ नहीं। सेल नहीं हुआ, सिर्फ सेल नहीं हुआ, नहीं हुआ।
उसको थोड़ी रिकग्नाइज कर सकते लॉस का, समझे? यस सर। नो लॉस टू बी रिकग्नाइज, कोरोना के कारण कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं, भले ही वो नॉन रिकरिंग है, लेकिन नुकसान आपका ऐसा नुकसान नहीं हुआ ना, तो दुकान बंद रही वो ऐसे बोलने की बात है, हमारी दुकान चालू रहती तो हम 1 करोड़ कमाते थे, नहीं कमाए तो नहीं कमाए, दुकान ही बंद। ओके सर अगर लॉकडाउन की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट पे लॉस हुआ होगा तो फिर उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी में लेंगे क्या? लॉकडाउन के कारण कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हो मतलब आप एलोबरेट कर सकते हैं केशव, क्या बोल रहे हैं आप? सर ऐसा डिलीवरी थी हमारी कि हमको तब तक डिलीवर करना है बट लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पाए और हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट उसके फिर कारण, वो हाँ, और केशव उसके कारण आपको 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लग गई क्योंकि डिले हो गया तो। हाँ, ये आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम करके लिख सकते हो, वेरी गुड। इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था जो उनको 30 जून को डिलीवरी करना था, लेकिन कोरोना आ गया अप्रैल में, जून में सब काम बंद हो गए, इनको 2 करोड़ की पेनल्टी लग गई, लॉकडाउन के कारण इनके ऊपर पेनल्टी लग गई है क्योंकि एक समय पे काम पूरा नहीं कर पाए, तो 2 करोड़ का जो नुकसान हुआ डेट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, वेरी गुड। समझ में आ रहा है? अगर आपको पैसा देना पड़ रहा होगा केशव राठी तो ही, हाँ, पैसा नहीं देना पड़ रहा होगा तो फिर नहीं। ओके, हाँ ठीक है, चलो। और किसके दिमाग में कोई एग्जांपल आ रहा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का? ऑर्डिनरी आइटम तो जो भी अपन सब देख रहे हैं, बिजनेस जो चलता है वो सब ऑर्डिनरी आइटम रहते, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एक आधे बार जो होता वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कहलाता है। समझ में आ रहा क्या? ओके, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम शुड बी डिस्क्लोज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, पीएनएल के अंदर आपको बताना पड़ेगा। Nature and amount of such extraordinary items should be disclosed separately in the profit and loss account in a manner that is impact on the current profit and loss can be perceived. Current profit and loss के ऊपर आप उसको बता सके, इस तरीके से आपको करना जरूरी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते अपन लोग एग्जांपल्स देखना चालू करके। मेरे हिसाब से 6 बजे शायद केयूर सर का लेक्चर है। हेलो हेलो, यस सर। हाँ सर। 6 बजे केयूर सर का लेक्चर है ना? लेकिन हाँ आपको सर। कैसा पता है कि आपको यही लिंक को कंटिन्यू करना है आज, यही लिंक को कंटिन्यू करना है आज। केयूर सर यही लिंक के अंदर ज्वाइन होने वाले हैं, कोई दूसरा अदल बदल कुछ भी करना नहीं है। 5 बजे से लेके 8 बजे तक के एक ही लिंक के ऊपर कंटिन्यूअस रहना है। केयूर सर आएंगे यहाँ पे और केयूर सर होस्ट बन जाएंगे, ठीक है, और मैं यहाँ से चुपचाप एग्जिट हो जाऊंगा, ठीक है। चलो अब अपन लोग मेरे को एक एग्जांपल देना था आप लोग, एक सेकंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसके अंदर एक दिया हुआ है, लॉस सस्टेन्ड एज रिजल्ट ऑफ एनीमी एक्शन। एनीमी एक्शन के कारण कैसा हो गया, हमारी कंपनी थी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर, ठीक है, पाकिस्तान से बहुत ही हमला चालू हो गया इंडिया के ऊपर, उसके कारण क्या हो गया, हमारी कंपनी का नुकसान। अब ये कंपनी का नुकसान हो गया, एनीमी एक्शन हो गया, ये हो गया, वॉर हो गया, वो हो गया, तो अब ये क्या रहने वाला है बताओ तुम? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है कि ऑर्डिनरी आइटम है, बताओ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ऑफ कोर्स सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्डिनरी। आइटम। कौन है ऑर्डिनरी वाला है? सर वो सीमा पे तो ऑर्डिनरी होगा ना। अरे बाबा, सीज फायर करके एक वर्ड सुना है कि आपने कभी? युद्ध विराम, शांतता रहती सीमा पे, रोज थोड़ी हमले होते हैं ऐसे, इतना भी थोड़ी खराब हो गया पाकिस्तान हमले करने के लिए, तो ऐसा नहीं रहता। ये ऐसा कुछ भी फालतू दिमाग में भी मत लाओ, ठीक है। तो बात ऐसी है, ये लॉस सस्टेन एज रिजल्ट ऑफ एनिमी एक्शन, ये आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, इसकी वजह से जो भी लॉस है आपको अलग से बताना पड़ेगा, ठीक है। इतना पढ़ो आप लोग, एक बार ऑर्डिनरी पढ़ो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ना चलिए।